नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एवं लेजर सर्जन जबलपुर से। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित फिर से हुआ हूं डॉक्टर्स के संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करनी। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि देश भर के डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए। मैं कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का मेंबर हूं, इंटरनेट पे भी हूं। वहां पे मैंने लोगों की प्रतिक्रिया देखी इस स्ट्राइक को लेके। कई लोगों ने डॉक्टर्स को सपोर्ट भी किया, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बट कई लोगों ने डॉक्टरों को काफी अपशब्द कहे, गालियां बकी। यहां तक कि एक महाशय ने तो ये तक लिख दिया कि चमका बुखार 150 नॉट आउट डॉक्टर स्ट्राइक पे। अब भाई साहब ये समझिए आप कि आज की डेट में सोसाइटी डॉक्टर्स के बारे में किस तरीके की बातें सोचती है। जो बुखार आया वो बिहार में आया, स्ट्राइक हुई वेस्ट बंगाल में। डॉक्टरों ने पूरे इंडिया में जो सांकेतिक हड़ताल करी वो सिर्फ ओपीडी व्यवस्था बंद करी, सारी कैजुअलिटी आपातकालीन सुविधाएं चालू थी। बिहार में जो बुखार पे कंट्रोल हो भी पा रहा है वो केवल डॉक्टरों के कारण ही हो रहा है। बिहार में जो बुखार है उसका आप कारण समझिए, जो वायरल एन्सेफेलाइटिस है, अभी तक सीएसएफ मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से आज तक कोई भी वायरस आइसोलेट नहीं हुआ है। तो ये बात कोई भी पक्का नहीं कर पाया है कि ये जो बीमारी है ये किसी वायरस के कारण है। दूसरा हाइपोथेसिस, दूसरी धारणा ये है कि जो गरीब बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है वो लीची के सीजन में एक साथ बहुत सारी लीची खा लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको हाइपोग्लाइसीमिक अटैक्स होते हैं और जिसके कारण कन्वल्जन, झटके आना और उनकी मौत होती है। अब आप जाके देखिए मीडिया में जिस टाइप की रिपोर्टें हैं, डॉक्टर 36-36 घंटे, 48-48 घंटे बिना सोए वहां गरीब बच्चों को सेवाएं दे रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने देखा कि उन अस्पतालों में बेसिक दवाइयां, मूलभूत दवाइयां ही नहीं है। 4 स्टेजों में कन्वल्जन का इलाज होता है। पहले स्टेज की दवाई जब काम नहीं करती तो सोडियम वेल्प्रोएट की जरूरत पड़ती है, उसके बाद डाइजिपाम, उसके बाद आदमी को हम कोमाटोस करके, बच्चे को हम कोमाटोस करके वेंटिलेटर पे डालते हैं। बिहार के अस्पतालों में ये 20-20, 10-10 रुपए की इंजेक्शन नहीं है। वहां पे जो डॉक्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं, आप इंटरव्यू में देखिए, वो ट्रेनी नर्सेस के साथ काम कर रहे हैं। जब लगातार 4-5 बार इस तरीके का बुखार बिहार में आ चुका है, सरकार ने इसके लिए क्या किया ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। अगर आपको मारना है तो आप सरकार के अधिकारियों को क्यों नहीं मारते? वहां तो आपका बस चलता नहीं है, आप मारते किसको हैं? डॉक्टरों को। तो अब आप समझिए ये कौन सा कारण था जिसकी वजह से ये डॉक्टर स्ट्राइक पे गए। किस्सा ऐसा है कि एक 80-85 साल के वृद्ध आदमी की, वृद्ध व्यक्ति की हार्ट अटैक से या जो भी कारणों से डेथ होती है, मृत्यु होती है। कलकत्ता के डॉक्टर पूरा प्रयास करते हैं उसको रिवाइव करने का, उसको सीपीआर देते हैं, उसको सब किस्म की चिकित्सा देते हैं, बाद में रिश्तेदारों को समझाते हैं। और ये जो मरीज था ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से था, उनको समझाने के बाद डेड बॉडी दे दी जाती है। ना डेड बॉडी देने में कोई विलंब है, यहां पैसे का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि सरकारी अस्पताल था। वहां पे उस समय जो फीमेल इंटर्न्स थी, वहां पे जो महिलाएं थी, महिला डॉक्टर्स थी, उनके साथ रिश्तेदार बदतमीजी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और धमकी देके जाते हैं कि हम वापस लौटेंगे। अब आप इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्तेदार के, मरीज के रिश्तेदार अपने मरीज के मरने के बाद आहत होते हैं, भावुक होते हैं, इसलिए वो अस्पताल में तोड़फोड़ मचाते हैं। इस केस में वो 3 दिन बाद वापस आए 200 लोगों को लेकर। उन्होंने एक डॉक्टर का सिर, ये फ्रंटल बोन पूरी की पूरी तोड़ दी। वो डॉक्टर ठीक से देख नहीं पाएगा, ठीक से कभी लिख नहीं पाएगा, जिंदगी मौत के बीच में वो झूल रहा था कई दिनों तक। 200 लोगों ने जब अस्पताल पे अटैक किया तो डॉक्टरों ने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी, पुलिस प्रशासन ने वहां आने से मना कर दिया। ये एक किस्म का क्राइम है। इस चीज से आक्रोशित होकर पूरे डॉक्टर स्ट्राइक पे गए थे। जिस दिन डॉक्टर्स ने अपनी स्ट्राइक वापस ली, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम दूसरों के को ताज पे रख के डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं कर सकते। अब मैं आपको कुछ बहुत मजेदार बातें बताना चाहूंगा। आप डॉक्टर्स को मारते हैं, आपको लगता है कुछ नहीं होता, डॉक्टर पिटेगा, ऐसा नहीं है। जबलपुर शहर जहां पे मैं हूं, पहले एनआईसीयू मतलब नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, बच्चों के इलाज वाले आईसीयू 25 थे शहर में। तोड़फोड़ के चलते अब सिर्फ 4 बचे हैं। सारे अच्छे अस्पतालों ने बहुत ज्यादा सीरियस इमरजेंसी वाले केसों को लेना बंद कर दिया है। डॉक्टर डरने लगे हैं कि अगर हम मरीज को बचा लेंगे तो मरीज के रिश्तेदार बोलेंगे लूट लिया, अगर मरीज को कुछ हो गया तो वो हमको मारेंगे। कई इंटेलिजेंट डॉक्टर इंडिया छोड़ रहे हैं।
मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि डॉक्टरों के पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा इंडिया छोड़ने के अलावा। मैं अब इसका सलूशन दे रहा हूं। हम डॉक्टर्स कहीं नहीं जाने वाले, हम भारतवासी हैं, इसी देश में रहने वाले हैं। जिस तरीके से आप डॉक्टर्स को ट्रीट कर रहे हो उससे होगा ये, जो पुराने अस्पताल नर्सिंग होम्स चल रहे हैं जहां पे वाजिब और सही इलाज होता है, वहां से पे आईसीयू और जोखिम भरे इलाज करना डॉक्टर्स बंद कर दे रहे हैं। कॉर्पोरेट अस्पताल जहां पे आईसीयू बचे हैं, जहां एक एक दिन बिस्तर का किराया 10-10, 20-20 हजार होता है, उनके पास पूरी सिक्योरिटी है, उनके पास बाउंसर्स हैं, उनसे कोई मरीज नहीं लड़ पाता, वहां कभी तोड़फोड़ नहीं होती है। डॉक्टर्स भी अब यही बोल रहे हैं कि भैया इस तरीके की तोड़फोड़ के बाद शहर के कुछ स्थानों पे आईसीयू बचेंगे जहां पूरी सिक्योरिटी रहेगी, वहां मरीज की बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। अपने डॉक्टर मित्रों से, सीनियर से, जूनियर से मेरा यह कहना है, लाइफ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। 8 घंटे से ज्यादा काम ना करें, 8 घंटे की ड्यूटी करें, क्योंकि उससे ज्यादा जब आप काम करते हैं तो मरीजों का और मरीज के रिश्तेदारों का कहना होता है कि आपने ठीक से काम नहीं किया क्योंकि आप थके हुए थे। उस दिन हमने देखा एक मीडिया कर्मी जिनको पहले डॉक्टर बनना था वो डॉक्टर नहीं बन पाई, आप विकिपीडिया पे जाके देखें। वो डॉक्टर से इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि वो कैमरा लेके जूते पहन के आईसीयू के अंदर घुस गई, जहां पे 4 आईसीयू के 200 मरीजों को एक अकेला डॉक्टर संभाल रहा था और उसके ऊपर चिल्लाने लगी। अरे भैया, जितनी देर तुम डॉक्टर के ऊपर चिल्ला रही थी उतनी देर उस मरीज की कोई मदद कर देती। तुम वो सोडियम वैल्प्रोएट का इंजेक्शन ले आते 20 रुपए का। तुम लोगों का घर जलता देख के उसका वीडियो बनाते हो, वहां पानी नहीं डालते, मरीज को मरता देख के उसका वीडियो बनाते हो, उसका खेल बनाते हो, मदद करते नहीं और हर चीज के लिए डॉक्टरों को ब्लेम करते हो। मैं आखिरी में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी से कि हेल्थ केयर के बारे में बड़ी गंभीरता से सोचें। हम सब आपके साथ हैं। मैं भी एक बहुत बड़ा मोदी फैन था, आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। मगर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश में जाके डॉक्टरों को गाली बकी, बताया कि भैया वो महंगे छल्ले लगा देते हैं, वो जोड़ के ऑपरेशन में बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। उसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई। तो प्रधानमंत्री साहब, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि हम 80% डॉक्टरों ने आपको वोट किया, आप असली में हमारे भारतवर्ष के सपूत हो, हमारे प्रधानमंत्री हो। आप बताइए, आपकी इतनी अच्छी आयुष्मान योजना का क्या हुआ? बिहार में तो आप ही की सरकार है गठबंधन में, आयुष्मान भारत क्यों नहीं काम आई इन गरीबों के? आपने तो 5-5 लाख दिया था, क्यों आयुष्मान भारत योजना काम नहीं आई? इस पे किसी का कोई आक्रोश नहीं है। जब मरीज बोल रहा है कि सिर्फ दबंगों का इलाज हो रहा है, क्यों आपने आईएमए की मदद नहीं मांगी? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, मध्य प्रदेश में भी, इंडिया पे भी कह चुका है कि सरकारी अस्पतालों की, पीएचसी की खराब हालत के लिए हम सामने आने को तैयार हैं, हम मदद करने को तैयार हैं, बट कोई हमसे मदद नहीं लेता। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हेल्थ केयर, मेडिसिन एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इनमें जो स्टेक होल्डर है, हम डॉक्टर से आप बात करें, हम आपको सोल्यूशन निकाल के देंगे। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री साहब के पास बहुत सारे काम है, वो अपने 1 या 2 सलाहकारों की बात सुनते हैं और उनको जो सलाह दे रहे हैं डॉक्टर देवी शेट्टी टाइप के लोग, वो कॉर्पोरेट डॉक्टर्स हैं, उनको अपने अस्पताल खुद के चलाने हैं, तो वो आपको बोल रहे हैं ब्रिज कोर्स करा लो, नर्स को आप डॉक्टर बना दो, लेटरल एंट्री करा लो। इतना आसान नहीं है भाई साहब। आपने जो नई 4000 सीट एमबीबीएस की ऐड करी है, उन्हीं को पढ़ाने के लिए आपके पास फैकल्टी नहीं है। यदि आप इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है, जो टॉप लेवल पे है, इंडियन डॉक्टर्स पूरी दुनिया में माने जाते हैं, अगर आप उन डॉक्टर्स की पढ़ाई का जो लेवल है वो घटा दोगे, ब्रिज कोर्स कर दोगे, लेटरल एंट्री कर दोगे, एमबीबीएस की क्वालिटी खत्म कर दोगे, आपके इंडिकेटर्स मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माओ की जो डेथ हो रही है, बच्चों की जो डेथ हो रही है, वो और खराब हो जाएगी। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं, भारतवर्ष में जिस फील्ड से मैं हूं, डर्मेटोलॉजी, इट्राकोनाजोल रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसी एंटी फंगल जो बाकी देशों में रिजर्व के तौर पे रखी जाती है, हमारे यहां पे चना मूंगफली टाइप बिक रही है, फिर भी वो काम नहीं कर रही। मेरूपेनम ऐसी एंटीबायोटिक जो पूरे अमेरिका में 1000 इंजेक्शन लगता है, वो जबलपुर जैसे शहर में रोज 1000 इंजेक्शन लगते हैं। कारण है अनपढ़, क्वैक, झोला छाप डॉक्टर। अब आप बोल रहे हैं कि भैया हम झोला छापों को तो नहीं हटाएंगे, हम और डॉक्टरी के मापदंड कम कर देंगे। ये बहुत खतरनाक है। आप कृपा कर कॉर्पोरेट डॉक्टर्स की बात ना सुने, जिनको अपना अस्पताल चलाने के लिए सस्ते डॉक्टर चाहिए। एक वीडियो में मैंने ये भी सुना कि वेस्ट इंडीज में देवी शेट्टी साहब बोलते हैं कि एक मॉल के अंदर 2 कमरों में मेडिकल कॉलेज चलता है। देवी शेट्टी साहब, मैं 38 देश घुमा हुआ हूं, ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बकवास बात है। वहां पे 2 कमरों में कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट चलते हैं, जो यूएसएमएलई अमेरिका के मेडिकल कॉलेज के दाखिले के एग्जाम के लिए ट्रेन करने की कोशिश करते हैं डॉक्टरों को, और वो बुरी तरह फेल होते हैं। वहां अगर वो 1000 लोगों को पढ़ाते हैं तो 2 लोग सिलेक्ट होते हैं। हमारा मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज है, उसको बर्बाद ना करें। हर चीज जिसकी समझ नहीं है उसमें अपन दखलंदाजी ना दें। डॉक्टर्स
कि एक कमेटी बनाए। मेरा एक सपना है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसा कार्यक्रम जब मोदी साहब ने किया था और उन्होंने बोला था वड़क्कम पौंडीचेरी और सारे अपने कार्यकर्ताओं से संबोधित सब कार्यकर्ताओं को किया था। हम डॉक्टर भी इस देश के कार्यकर्ता हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हम सबके प्रधानमंत्री हैं। एक आप इंटरेक्टिव सेशन डॉक्टर से निकालिए, मैं आपको सोल्यूशन लाके दूंगा। मेरे जबलपुर के सराउंडिंग 60 पीएचसी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर मुफ्त डॉक्टर मुहैया कराने की ताकत रखता है। हम डॉक्टर्स एक एक दो दिन हफ्ते के जब रोटरी क्लब, लायंस क्लब ऐसे अलग अलग क्लब्स को दे सकते हैं तो हम अपनी सरकार को क्यों नहीं दे सकते? निश्चित दे सकते हैं। सोल्यूशन सही इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना है। आप सरकारी अस्पतालों का अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहते तो उनमें पैसा लगाएं, उनकी स्थिति को बेहतर करें, सरकारी डॉक्टर की स्थिति को बेहतर करें। आप तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते, सरकारी डॉक्टर भी कहीं क्लास 2 या कहीं क्लास 1 ऑफिसर होता है, बट जब उसको एक आप एसडीएम के तुलना में देखते हैं, ना उसको गाड़ी मिलती है, ना उसको ड्राइवर मिलता है, ना कोई हेल्प मिलती है, टूटा फूटा ऐसा मकान मिलता है जिस मकान में अच्छे अस्पताल का चपरासी भी ना रहे जाके, तो वो डॉक्टर क्यों रहेगा? क्यों कोई सरकारी सेटअप को ज्वाइन करेगा? अब आपको आपकी गलती की वजह से सरकारी डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं किसी को भी उठा के एक ब्रिज कोर्स करा के डॉक्टर बना देंगे। ये बात बहुत गलत है। मैं सोसाइटी से आखिरी अपील करना चाहूंगा, अगर आप डॉक्टर्स को मारते रहेंगे, हिंसा इसका कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर्स रिस्क लेना छोड़ देंगे, अच्छे डॉक्टर्स इस फील्ड में नहीं आएंगे, और जो डॉक्टर्स इस फील्ड में हैं भी, मेरे पिताजी सर्जन थे, मेरे दादाजी सर्जन थे। मैं सर्जन शल्य चिकित्सक इसीलिए नहीं बना, मैंने अपने अस्पताल में देखा कि इतनी गहन मेहनत करने के बाद भी डॉक्टर की कोई इज्जत नहीं हो रही है। इसी तरह से कोर फील्ड से डॉक्टर हटते जाएंगे और एक समय भाई साहब इस देश में वो आ जाएगा कि आप अपना पैसा लेके ढूंढते फिरेंगे और आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं अपना आज का संबोधन खत्म करता हूं। जय हिंद, नमस्कार।